खालिदा तौफीक दरख्तों के झुरमट में नमूदार होकर सीधी मेरी जानिब चली आ रही थी। उसके बाल शानों पर बिखरे पड़े थे, जिनमें उसने जर्द रंग के 2 जंगली फूल अड़स रखे थे। दूर से वो शांति नकेतीन की कोई बंगाली तालिबे इल्म मालूम हो रही थी, जो आमी कोशिश मोशी किस्म की बातें करती हो। लेकिन जब वो करीब पहुंची तो पता चला कि वो खालिदा तौफीक थी और कोशी मोशी होलो करने के बजाय बहुत ही बढ़िया किस्म की विलायती जबान बोलती थी। और जल्दी जल्दी इस तरह गोया अगले लम्हे उसे ट्रेन या हवाई जहाज पकड़ने के लिए भागना है। मुझसे अपना तारुफ करा रही थी। मैं खालिदा तौफीक हूँ, मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम्हें भी मुझे जानना चाहिए। अलावा और सब बातों के आजकल कदीम उर्दू अदब पर रिसर्च कर रही हूँ। बैठ जाओ खालिदा तौफीक, मैंने उससे गर्म जोशी के साथ कहा, और मुझे अपने कदीम उर्दू अदब के मुतालिक बताओ। और मुझे तुम्हारे बालों के ये जर्द खौर्द फूल बेहद पसंद आए हैं। वो बालों को पीछे समटकर एक पत्थर पर बैठ गई और मैंने गौता लगाने के तख्ते पर उल्टे लेटे लेटे पहली नजर में, जैसा कि लड़कियों का कायदा होता है, उसका मुकम्मल और मुफस्सिल जायजा ले लिया कि किस तरह के कपड़े पहने हैं, साड़ी कैसी है, बाल किस वजह के बनाए हैं। इस असना में यकीनन उसने भी मेरा जायजा लिया होगा। लेकिन उस वक्त मैं सोच रही थी कि कॉलेज अगर इस कदर जल्द ना खुलता तो क्या बुराई थी, और अगर सिरे से खुलता ही नहीं जब तो और भी कोई हर्ज न था। लेकिन वाकया ये था कि नई टर्म शुरू होने वाली थी और मुझे जल्द ही अपने हरे जंगलों और रुपहली झलियों वाली इस खूबसूरत और पुरसुकून वादी को छोड़कर शहर वापस भागने की तैयारी करनी थी। हवा के झोंके से लीचियों और देवदारों के इस झुरमट के पत्ते आहिस्ता आहिस्ता हिल रहे थे, जिसके वसत में वो शफाफ नीले पानी और रंग बरंगे संगरेजों वाला तालाब था, जिसके गौता लगाने के तख्ते पर मैं उल्टी लेटी थी और पैर ऊपर आसमान की तरफ उठा रखे थे। खालिदा तौफीक बेहद तुर्की किस्म का और स्मार्ट सा नाम था। मुझ पर थोड़ा सा रौब पड़ गया और मैंने तख्ते के सिरे पर उकड़ू बैठते हुए कहा, मेरी प्यारी खालिदा तौफीक, आओ मेरे साथ एक गौता लगाओ। लेकिन उसने मेरी बात काट दी और बालों की लटें हटाकर बोली, नहीं, मुझे तुम्हारा ये तालाब पसंद नहीं आया, मैं इसमें तुम्हारे साथ गौता नहीं लगाऊंगी। ये सुनकर मेरा दिल टूट गया। खालिदा तौफीक को ये मेरा प्यारा शफाफ नीले पानी और रंग बरंगे संगरेजों वाला तालाब पसंद नहीं आया। मैं दिल ही दिल में एक गहरी ठंडी आह भर के फिर गौता लगाने वाले तख्ते पर लेट गई और पैर ऊपर आसमान की तरफ उठा दिए। मुझे मालूम है, खालिदा तौफीक ने थोड़ी देर पानी की सतह को गौर से देखते हुए आहिस्ता से कहा। मैंने मरी हुई आवाज में पूछा, क्या? मुझे वादी के उस हिस्से का रास्ता मालूम है जहां इन नीली पहाड़ियों के परे वो बेहद खूबसूरत झील है, जिसके किनारों पर पोस्त के सुर्ख फूल खिलते हैं और घास में हरे रंग के निहायत शकील टिड्डे कूदते रहते हैं। उसने आहिस्ता आहिस्ता जवाब दिया। मैंने खुश होकर पूछा, और इसमें कमल के फूल हैं और सारिस और बदखें, और किनारे पर कोई पुराना दरख्त भी खड़ा है जिसके साए में हम अपनी नाव बांध सकें। हाँ, इसके किनारे पर एक पुराना दरख्त खड़ा है जिसके साए में हम अपनी नाव बांध सकें। उसने इसी अंदाज से यकसा आवाज में मेरी बात दोहराई और फिर घुटनों में सर देकर अफेमचियों की तरह बैठ गई। मैं खुश हुई और तख्ते पर से कूद के उसके पास आ गई और इस झील के तस्वुर में मसरूफ हो गई। मुझे महसूस होता है मैं किस पिछले जन्म में एक छोटी सी चमकीली रंग की इंतहाई खूबसूरत मेंढकी थी और अपने गांव की तलिया में रहा करती थी और बरखा की काली रातों में खूब जोर जोर से गाया करती थी और हमेशा जुकाम बल्कि इन्फ्लुएंजा में मुब्तला रहती थी। तुम मीमी को जानती हो? खालिदा तौफीक ने दफअतन घुटनों में से सर उठाकर पोस्तियों की तरह पूछा। मैंने सर हिलाकर जवाब दिया, नहीं, मैं मीमी को नहीं जानती। आओ मैं तुम्हें मीमी से मिलवाऊं। मुझे वो रास्ता भी मालूम है जो उसके घर की तरफ जाता है। अलावा और सब बातों के उसने पत्थर पर से उठते हुए कहा,
हम तालाब के किनारे पर से छलांग लगाकर पिगनडिडी पर आ गए। मैंने अपने बय के झोंच ऐसे बालों को कई बार खूब जोर जोर से झटक कर पानी के छींटे चारों तरफ बिखेरे और सर पर तौलिए का हैदर आबादी साफे ऐसा गुनबत बनाकर जंगल के खामोश रास्ते पर खालिदा तौफीक के साथ चल दी। हमारे चारों तरफ गुलहरियां थीं, जंगली तोते, खरगोश और झरमट के सारे परिंद लेचियों की टहनियों पर इकट्ठे होकर शोर मचा रहे थे। वादी के नशीब में गुजरकर पहाड़ी के सनोबरों में घेरे हुए एक छोटे से पुराने सुर्ख रंग की छत वाले घर के सामने पहुंचे। ऐसा घर जो हमें अक्सर क्रिसमस कार्डों में सफेद बर्फ से ढका हुआ नजर आता है, और ऐसा ही कोई पुराना सुर्ख छत और शीशे के बरामदों और सब्ज लकड़ी की जियालों वाला दरख्तों के झुंड में छपा हुआ घर अचानक नजर आकर जाने क्यों यकलख्त बड़ा अच्छा मालूम होता है। ऐसा लगता है जैसे हमें सारी उम्र सिर्फ इसी जगह पहुंचने का इंतजार रहा है, और बिलाखिर अब कि हम यहाँ पहुंच गए हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें होंगी और उम्दा उम्दा चीजें मिलेंगी। चॉकलेट केक, परियां, खूब तेज गरम कश्मीरी चाय, अच्छे दोस्त, पुराने गीतों के रिकॉर्ड। हम आहिस्ता से दरवाजा खोलकर अंदर गए। वहां पर हर तरफ नीम शिकस्ता जापानी गुलदानों में जर्द फूल सो रहे थे और पुराने चीनी रेशम के बदरंग और घसे हुए पर्दे थे और ढेरों कदीम वजह का आबनोस और शीशम का फर्नीचर। तारीख गैलरी में से गुजर के खालिदा तौफीक मुझे जल्दी जल्दी एक चोबी फर्श वाले कमरे में ले गई, जो पहली नजर में दिखाई दिया कि बेक वक्त ख्वाबगाह और सिटिंग रूम और स्टूडियो और खाने के कमरे और स्टडी का काम देता है। वहां खलीजी दरीचे के नजदीक एक गुलाबी रंग के शिकस्ता सोफे पर, जिसमें से नवाड़ और मोंज और स्प्रिंग के तार बाहर निकल आए थे, मीमी टांगे ऊपर रखे बैठी बेहद मुहवियत से एक एल्बम में तस्वीरें चिपका रही थी। हमें देखकर उसने एल्बम एक तरफ रख दिया। इससे मिलो, इसे मैंने अभी आधा घंटा कबल तालाब के किनारे दोस्त बनाया है, जहां ये खरगोश और गुलहरियों में घिरी एक मेंढके की तरह गोता लगाने के तख्ते पर बैठी थी और फलसफाए हयात पर गौर कर रही थी। खालिदा तौफीक ने इससे कहा। हूँ, उसने भी काहिली से कहा और सोफे के सिरे पर बैठ गई और बिल्कुल फर्श से जा लगी। मेरी नाक में कहीं से गर्म चॉकलेट की खुशबू घुसी और मैंने चारों तरफ बेहद दिलचस्पी से देखा। मुझे ऐसा भी याद पड़ता है कि मैं अपने किसी और जन्म में मेंढकी की जून से पहले एक निहायत लालची किस्म की ईरानी या इनकोरा बली रही होंगी। मैंने सूंघा कि करीब ही कहीं किसी कमरे में चॉकलेट तैयार की जा रही थी। ये देखो भाई, ये सुरूर की नई तस्वीर है जो उसने मुझे दी है। जब मैं पिछली बार तज़ईन के यहाँ दावत में गई थी, उसने खालिदा तौफीक से कहा। मैंने दिलचस्पी के साथ अपनी जगह से अचक कर एल्बम को झांक कर देखा। भाई, ये मेरा एक कजन है। इसकी छोटी बहन तज़ईन को शायद तुम जानती हो, जिसकी शादी जस्टिस इरफान के नवासे से हुई है। उसने जरा बेताल्लुकी और इस्तगना से मुझे मुतला किया। मैंने मुस्तआदी से सर हिलाया। तज़ईन को मैं जानती थी, उसके इस भाई को भी जानती थी। उसका नाम सरवर रहा होगा, लेकिन हम सब तो उसे पतंग कहते थे, क्योंकि वो बेयख वक्त इतनी बहुत सारी लड़कियों की पतंग था और मुस्तकिल सबकी डोरें आपस में कटती रहती थी। चनाचा ये मीमी भी पतंग का एक मांझा अपने पास रखती थी। घर जाते ही मैं पतंग को फोन करके बताऊंगी कि उसकी एक मदहा को मैंने आज देखा, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि वो तो खुद उसका कजन है। सूरत हाल से यकीनन खुद ही वाकिफ हो गया। मीमी के इस क्रिसमस कार्ड ऐसे घर में हम देर तक बैठे पतंग की बातें करते रहे और उसने हमें गरम गरम चॉकलेट्स पिलाई। फिर मैं उसे और खालिदा तौफीक को खुदा हाफिज कहकर बाहर आ गई और सुनसान जंगल में से गुजरकर तेजी से अपने घर की तरफ रवाना हो गई, क्योंकि दफअतन मुझे याद आ गया था कि मैं तौलिए का सब्ज रंग का ड्रेसिंग गाउन पहने हूँ। थोड़ी दूर चलकर मुझे सरवर एक पगट नडी पर से आता दिखाई दिया। उसने कंधे से कैमरे और अलम गलम बहुत सी चीजों का बैग लटका रखा था और कथई रंग के लिबास में बड़ा शानदार
शिकारी मालूम हो रहा था। चट्टान पर से कूदकर वो करीब आ गया और हम लोग चनारों वाले रास्ते पर खामोशी से चलते रहे। बादल घर के बहुत नीचे झुक आए थे और हवा में जंगली फूलों और सेब के दरख्तों की महक उमड़ रही थी। मेरा जी चाहा कि खूब जोर से सीटी बजाऊं, टारा लारा, लेकिन दफतन मुझे याद आया कि खवातीन का सीटी बजाना लेडी लाइक नहीं समझा जाता। लेकिन चूंकि मैं पिछले जन्म में तालाबों और झीलों में रहा करती थी और बरखारत में बहैसियत एक लड़की सीटियां बजाती थी, इसलिए मेरे मुंह से बिल्कुल इत्तेफाकन जोर से टारा लारा निकल गया। पतंग बेहद मसरूफियत से गौर फिक्र में डूबा लंबे लंबे कदम रखता आगे आगे चल रहा था। सीटी की आवाज सुनको वो चौंका और उसने पीछे मुड़कर देखा और डपट कर पूछा, क्यों बजा रही हो सीटी? इसलिए कि मैं अभी मीमी से मिलकर आ रही हूँ। मैंने एक टांग पर घूमकर उसकी तरफ मुड़ते हुए बशाशत से कहा, मीमी से? कौन मीमी? उसने हैरत से पूछा। अरे भाई, मीमी जो तज़ीन की इतनी गहरी दोस्त है और तुम्हारी कजन है, तुम्हारी चचाजाद बहन। मैंने तकरीबन चिल्लाकर जवाब दिया और उस वक्त पतंग ने इंतहाई नामाकूलियत का जवाब दिया, यानी उसके जज्बा इनानियत को इस इतला से बज़ाहिर कतई कोई तमानियत ना पहुंची। हालांकि उसकी किस्म के डॉन जवान लोगों के शदीद जज्बा अनानियत का कायदा ये है कि ऐसी इतलाआत से बेहद खुश होते हैं कि फलां लड़की ने तुम्हारे तस्वीर अपने एल्बम में लगाई है, या फलां लड़की कल शाम तुम्हारे मुतालिक बार बार पूछती थी, वगैरह वगैरह। लेकिन सरवर पतंग ने पलकें झपकाकर इंतहाई लाइल्मी का इजहार किया कि जहां तक उसे मालूम है कोई मीमी दूर दूर तक उसकी किसी किस्म की कजन नहीं है। हम लोग फिर चुपचाप चनारों वाले रास्ते पर चलने लगे। उसके लंबे लंबे कदमों की रफ्तार से बिल्कुल साफ जाहिर था कि मेरी इस रूह अफजा इतला का उस पर जरा भी खातिर ख्वाह असर नहीं हुआ। मैंने इंतहाई गुस्से के आलम में फिर सीटी बजाई, लेकिन उसने डांटने की जरूरत भी ना समझी और इसी तरह गौर फिक्र में मसरूफ आगे आगे चलता रहा और फिर खुदा हाफिज कहकर अपने घर की तरफ जाने वाली पगड़ नदी पर मुड़ गया। मैं तौलिए की पगड़ी में से बालों को झटक कर तेजी से घर की समत रवाना हो गई। वादी की तह में नीली नीली धुंध ऐसी जमा हो रही थी और नशीब में रंग बरंगे पत्थरों पर गिरने वाले झरने गुनगुना रहे थे। मैंने हाथ फैलाकर अपनी सिमत बढ़ते हुए बादलों की खनकी और नमी को महसूस किया और मौसम की दिल फरेबी और कायनात के हुस्न के शदीद एहसास की वजह से मेरी आंखों में आंसू आ गए। तुम मीमी को जानती हो? खालिदा तौफीक ने मुझसे आहिस्ता से कहा। हाँ, मैं मीमी को जानती हूँ, मैंने सर हिलाकर जवाब दिया। हम दोनों चुपचाप तालाब के किनारे बैठे रहे। दोपहर बहुत सुनसान थी। हवा का कोई भोला भटका झोंका पास से गुजर जाता। तालाब का पानी ठंडा था और चांदी की तरह झिलमिला रहा था। खालिदा तौफीक, मुझे वो नीली पहाड़ियों के परे वाली झील दिखाओ। मैंने उससे कहा। नीली पहाड़ियों के परे वाली झील? उसने अनजान बनकर पूछा। मेरा दिल डूब सा गया। सुनो, उसने करीब आकर राजदाराना तरीके से कहा, हम मीमी के यहाँ जा रहे हैं। उसने हम सबको मधु किया है। उसी चॉकलेट वाले घर में? मैंने खुश होकर पूछा। चॉकलेट वाले घर में? उसने पलकें झपकाकर दोहराया। हाँ, वहाँ परियां रहती हैं। मैंने यकीनी तौर पर उसे बताया। परियां? वो आंखें झपकती रही। मैं इकता कर चुप हो गई। अब भला बताइए कि क्या किया जाए। ये दुनिया वाले दरअसल इतने चगद हैं। खुली फिजाओं में सीटी बजाकर दौड़ लगाना लेडी लायक तस्वुर नहीं किया जाता। अपनी चचाजाद बहन को पहचानना शान पुस्तगी के खिलाफ है और फिर परियों के वजूद का कोई कायल नहीं। हालांकि मैंने खुद मीमी के इस अंधेरे कमरे में परों के सरसराहट सुनी थी जब मैं बिल्ली की तरह सोफे के कोने में बैठी थी और मीमी एल्बम में पतंग की तस्वीरें चिपका रही थी तो उसका कजन था। शाम को हम सब इसी क्रिसमस कार्ड ऐसे घर के बागीचे में जमा हुए। मीमी डियर, कल मैंने सरवर को रंग में देखा। वो भी तो रुखसत लेकर गर्मियां गुजारने यहाँ आया हुआ है। रफत ने उससे कहा। हाँ, मुझे मालूम है। वो मेरा चचाजाद भाई है। उसकी छोटी बहन
उसने बताना शुरू किया। सब चाय के लिए मेजों के गिर्द आ खड़े हुए। हवाएं दरख्तों में गाती रहीं। मीमी डार्लिंग, तुमने पतंग को क्यों नहीं बुलाया? वो हमें अंग्रेजी गानों की पेरोडी करके सुनाता। पतंग, उसने पलकें झपकाकर पुरस्कार तरीके से मुझे देखा। तुम इसे जानती हो? उसने फिक्रमंदी से पूछा। हाँ, वो मेरा खालाजाद भाई है। मैंने बड़ी बेताल्लुकी से जवाब दिया। तुम्हारा खालाजाद? उसने हैरत से आहिस्ता आहिस्ता दोहराया। और मेरा पुफीजाद भाई है। रिफत ने शगुफ्तगी से उसे इतला दी। मेरा मामूजाद भाई है, रेहाना ने चहक कर कहा। मेरा? अरे जल्दी से बताओ कोई मुनासिब सा रिश्ता। सुल्ताना ने चुपके से मुझसे पूछा। तुम्हारे खाला की देवरानी का भांजा है। मैंने जल्दी से उसके कान में कहा। मेरी खाला की देवरानी के भांजे का मामू, सुल्ताना ने इरशाद किया। फिर एक रोज मीमी ने बेहद संजीदगी के साथ मुझसे कहा, सुनो, तुम मुझे बहुत पसंद हो। शुक्रिया, मैंने इनकिसार से जवाब दिया। तुम मेरी दोस्त बन जाओ। बन तो गई, मैंने मुस्तैदी से जवाब दिया। नहीं, इस तरह कि वो रुक गई। अरे मुझे खुलूस चाहिए, वो कहीं नहीं मिलता। फिर वो चुप हो गई और मेरे एल्बम की वर्क उलटती पुलटती रही। तुम्हारा खानदान ही सारा गुड लकरस का है। उसने थोड़ी देर बाद फिर बात शुरू की। हैं वाकई? मैंने बेहद कसर नफसी से काम लिया। अरे सरवर और उसके घर वालों की तस्वीरें तुम्हारे पास कैसे? उसने दफअतन एक सफ़े पर नजरें ठहरा कर पूछा। मैंने तुम्हें बताया था ना, वो मेरा खालाजाद भाई है। मैंने बेताल्लुकी से जवाब दिया। वो खामोश हो गई। मीमी, थोड़ी देर बाद मैंने यकलख्त उसे मुखातिब किया। मीमी, तुमने परियां देखी हैं? परियां? हाँ, तुमने कभी फूलों, गुलहरियों, खरगोशों से दोस्ती की है? हैं? तुमने कायनात का हुस्न देखा है? वो चुप रही। मेरे साथ आओ, मैंने उससे फिर कहा और उसे बाहर हरी वादी में ले आई। जिस तरह दो बच्चे एक दूसरे के हाथ थाम कर साथ साथ चलते हैं। अगर नदियों पर से गुजरकर हम दरख्तों के झरमट में छुपे हुए तालाब के किनारे पहुंच गए। वहां पर चारों तरफ खूबसूरत फूल थे और बादलों में से छनती हुई सूरज की नरम अर्गवानी किरणें थीं और हवा में नम और तरोताजा घास की महक थी। मैं गोता लगाने के तख्ते पर उकड़ू बैठ गई। तुमने कभी पानी से मोहब्बत की है? मैंने उससे पूछा। पानी से? उसने आहिस्ता से अपनी आंखें फैलाते हुए दोहराया। हाँ, आओ मेरे साथ गोता लगाओ, मैंने उससे कहा। वो किनारे पर खड़ी रही, साख्त और पुरसुकून नैलगो पानी की सतह पर उसके चेहरे का अक्स लरसता रहा। तुमने देखा? मैंने चारों तरफ नजर डालकर कहा। ये सब कितना खूबसूरत है, सरवट से ज्यादा खूबसूरत है। तुम्हें इन फूलों, इन बर्फपोश पहाड़ों का हुस्न पसंद नहीं? लेकिन तालाब का किनारा सुनसान पड़ा था। वो वहां से जा चुकी थी। चुनाचा देखा तुमने कि सरवर ने इस पुरसुकून वादी में दाखिल होते ही कितनी गड़बड़ फैला दी। खालिदा तौफीक ने दरख्तों से नमूदार होकर करीब आते हुए कहा। जभी तो मैं कहती थी। वो पत्थर पर बैठते हुए संजीदगी से बोली के मत जा चमन में लालन, बुलबुल पे मत सितम कर। गर्मी सो तुझ निगाह की गुल गुल गुलाब होवेगा। मैंने काहली से एक आंख खोलकर उसे देखा। दफअतन मुझे याद आया कि वो कदीम उर्दू अदब पर रिसर्च कर रही है। तख्ते पर लेटे लेटे करवट बदलकर मैंने अर्ज किया, ठीक कहती हो मेरी प्यारी खालिदा तौफीक, मुझे कौन हुआ है मालूम है मस्त जाम खोबी, तेरी अखियां की देखी आलम खराब होवेगा। खालिदा तौफीक झुककर तस्लीम बजा लाई। चंडो खाने के मुशायरे का लुत्फ आ गया। हम दोनों फिर आफिमचियों की तरह तालाब के किनारे घास पर जा बैठे। वक्त गुजरता गया। तफरी नागन की तरह लहराती हुई तेजी से झिलमिलाती पानी वाली पहाड़ी नदी घने जंगल के दरख्तों में से झलकती रही। गर्मियों की दोपहर का भारी भारीपन वादी के जंगल में दोगुना हो जाता। गहरी सब्ज घास, सुर्ख लेचियां, तेज नीला आसमान, फिजा की गुनूदगी, पानी की खामोशी रवानी, शहद की मक्खियां झाड़ियों में गूंजना शुरू कर देती और नींद आने लगती। दरख्तों की पतली पतली शाखें हवा में झूलती रहती। कोई अकेली कास चीखती हुई बादलों में से गुजर जाती। सुकून गहरा हो जाता। मैं गोता लगाने के तख्ते पर लेटे लेटे पानी को देखती रहती और मुझे अपनी पिछली जन्म की मेंढकी की
जोन याद आ जाती और मैं हंस पड़ती और इस हंसी की आवाज देर तक जंगल की फिजा में गूंजती रहती। खालिदा तौफीक काहली से आंखें खोलकर अफीमचियों की तरह पूछती, क्यों हंसी थी? बिल्कुल दीवानी हो। छुट्टियां खत्म हुई और हम सब फिर शहर वापस आ गए। मीमी भी इस साल वहां आई थी। ये कौन लड़की है? मेरे प्यारे भाई टूट ने मुझसे चुपके से पूछा। ये मीमी। मीमी, मैंने जल्दी से उसे बताया। मियाऊ मियाऊ, उसने मासूमियत से आंखें झपकाकर दोहराया। अरे नहीं भाई, इतने चौगत हो तुम, मैंने उकता कर कहा। लाउंज में से निकलकर मैं बाहर आ गई और घास के एक सुनसान कित्ते पर खालिदा तौफीक को बैठा पाया। वाकया ये है, खालिदा तौफीक घास का तिनका तोड़कर गोया हुई। ये सरवर कुछ इस किस्म का इंसान मालूम होता है जो अपनी शादी से पहले शादीशुदा औरतों से इश्क करेगा और शादी के बाद गैर शादीशुदा लड़कियों से इश्क करेगा और या कतई शादी करेगा ही नहीं। जमीला ने कहा, ये तो वाकई बेहद गौर तलब मसला है। मैंने इन दोनों के करीब रोश पर उकड़ू बैठते हुए कहा, अरे भाई गजब हो गया। रफत चंबेली की तैयारी फैलांग कर तेजी से हमारी तरफ आते हुए चिल्लाई। क्या हुआ? खालिदा तौफीक ने सुस्ती से पूछा। क्या हुआ? अरे भाई, तुम लोग तो मौके की नजाकत और अहमियत समझने की कोशिश ही नहीं करती। देखती नहीं हो कि सुल्ताना इस कदर सफाई से पतंग काटे ले जा रही है और हम सब मीमी की कुछ मदद नहीं कर सकते। क्या गजब है, वो भी हमारे पास आकर उकड़ू बैठ गई। वल्ला सच कहो, मैंने चौंक कर पूछा। इस दुनिया फानी में अब भला आप ही बताइए कि किसका एतबार किया जा सकता है। तो क्या बिल्कुल ही कट गई पतंग? मैंने रकत भरी आवाज में सवाल किया। कौमी हमदर्दी मेरा जी चाहा कि उसी वक्त सरवर को लाउंज में से बाहर खींच लाऊं और सारी पंचायत के आगे उससे पूछूं कि क्यों तुम इतने गधे और उल्लू हो। ना माकूल, मीमी को क्यों अपनी तस्वीरें दी थी जो उसने अपने एल्बम में सजाई थी और हम सबकी चाय की थी। जब वो अंदर से निकला तो बरसाती में जाकर मैंने तकरीबन चिल्लाकर उससे कहा, सरवर तुमने हमारी मीमी को क्यों? कौन मीमी भाई? उसने सीढ़ियों पर उसे उतरते हुए पलटकर मेरी बात काट दी। फिर उसे गोया दफतन याद आ गया और उसने हंसकर कहा, अच्छा वो जो मेरी कजन है, देखो तो सही क्यों दी थी उसने मीमी को तस्वीरें? एक ना दो, पूरी 8। मैंने घास पर वापस आकर गुस्से से कहा। ये एक हकीकत है कि इखलाकी नुक्ता नजर से पतंग का ये रवैया बहुत ही काबिल गिरफ्त है। रिफत ने बेहद संजीदगी से कहा, बल्कि इसका सियासी और मुआशी और नफ्सियाती और इमरानी और बैनुल अक़वामी पहलू भी बहुत ज्यादा ताबनाक और उम्मीद अफजा नहीं है। जमीला ने ज्यादा संजीदगी से सर हिलाकर इरशाद किया। लेकिन वाकया ये है, खालिदा तौफीक ने घास पर से उठते हुए एक जमाई लेकर कहा, जेरे गौर तस्वीरें पतंग ने कतई किसी को दी ही नहीं थी, बल्कि हमारी मीमी एक रोज खुद ही तज़ईन के एल्बम में से निकाल लाई थी। हम सबका हार्ट फेल हो गया। 3 तारा, ये तुम्हारी मियाओ मियाओ जो है, मेरे प्यारे भाई टूट ने कहना शुरू किया। वो जब नेकी की जू में होता है तो मुझे बड़ी लाड से नैन तारा पुकारता था। अच्छा भाई टूट चुप रहो, मैंने इकता कर कहा और वो निहायत फर्मा बरदारी से चुप हो गया और फिर आराम कुर्सी पर उकड़ू बैठकर अपनी नई दरख्वास्त लिखने में मसरूफ हो गया। टूट का असल नाम रविंदर मोहन सक्सेना था, लेकिन बचपन में जब वो छोटा सा था तो हम सब उसे टाइनी टूट कहते थे। बड़े होकर भी हम उसे इसी नाम से पुकारते रहे, लेकिन टाइनी के लफ्ज पर उसने सख्त एहतजाज किया क्योंकि इससे उसका जज्बा अनानियत शिद्दत से मजरू होता था। लिहाजा सब उसे मसरूफ टूट ही कहने लगे। हॉलैंड हॉल में जब वो था तो उसने सर्वर के साथ इस तरह के मजेदार कोट्स बनाए थे जो उन दिनों रंग लीडर्स की याद में आज तक वहां के कॉमन रूम में रात के वक्त गाए जाते हैं। वहां के इंग्लिश डिपार्टमेंट में एक प्रोफेसर साहब थे जो उर्दू के शायर थे और उसे बहुत डांटा करते थे। उन प्रोफेसर साहब के मुतालिक वो अक्सर सबको बड़े दिलचस्प किस्से सुनाया करते थे। मसलन ये कि वो इंग्लिश लिटरेचर पर उर्दू में लेक्चर देते थे और इस तरह देते थे
जैसे सचमुच का उर्दू अदब पढ़ा रहे हों। कुर्सी पर उकड़ू बैठकर वो शुरू करते, चनाचा शेले की तस्वीरी कायनात का उभाम, इस्तदलाली, और लड़के क्लास में बैठे बैठे चुपके तस्वीरें बनाते या ऊँघते। क्लास की सबसे पीछे की कुर्सियों पर बैठकर लेक्चर्स के दौरान में कार्टून बनाने या ऊँघने या कॉपी पर लिख लिख कर एक दूसरे से बातें करने का जमाना जिंदगी का बेहतरीन और सुनहरा दौर होता है। कार्टून बनाने या ऊँघने या कॉपी पर लिख लिख कर एक दूसरे से बातें करने का जमाना जिंदगी का बेहतरीन और सुनहरा दौर होता है। ऐसा दौर जो फिर कभी वापस नहीं आता। इस सुनहरे जमाने में टूट ने भी अपनी कॉपियों पर नज़्में लिखी थीं और इसका इरादा था कि तालीम खत्म करने के बाद वो इन जबरदस्त तारीखी नज़मों का इंडियन प्रेस या किताबिस्तान से शानदार मजमुआ शाया करवाएगा और उसे मानू करेगा। इन तमाम बदकिस्मत लड़कियों के नाम जिनसे वो अब तक इश्क ना कर सका, लेकिन मेरे प्यारे भाई टूट की ये तमन्ना पूरी ना हो सकी और मजमुआ शाया कराने के बजाय अब वो दिन रात इस फिक्र में रहता था कि इस मुकाबले में निकल आए, इस इंतखाब में ले लिया जाए, इस बड़े आदमी से तार खिंचवाए। हॉलैंड हॉल का कौमी तराना बीत गई है, अष्टमी वो कब का भूल चुका था और हर समय नित नई दरख्वास्तें लिखा करता था। एक रोज उससे किसी ने पूछा, भाई रविंदर तुम क्या करते हो? तो उसने शगुफ्तगी से जवाब दिया, मैं पदरम डिप्टी कलेक्टर दर सिलेक्शन ग्रेड बोर्ड राय बहादुर बरजेंद्र मोहन सक्सेना के नाम नामी से आप जरूर वाकिफ होंगे, जो सिलेक्शन ग्रेड में आए थे और डिप्टी कमिश्नरी के आला ओहदे से रिटायर हुए। मैं उन्हीं के लायक फायक फर्जंद अर्जमंद हूँ। कौम और खानदान की मुझसे बड़ी बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। अब तक अनगिनत सुंदर चतुर सोशल लक्ष्मी मूरत सरसूती सामान मनोहर क्याओं के लिए बात आ चुकी है। कश्मीरी पंडित होता तो फॉरेन सर्विस में भी ले लिया जाता। फिल हकीकत एक निहायती जरी मुस्तकबिल मेरा इंतजार कर रहा है, बस जरा सी वार पलंग की कसर है। टूट की वार पलंग अब तक खत्म नहीं हुई थी और वो आराम कुर्सी पर उकड़ू बैठा पब्लिक सर्विस कमीशन वालों को खत लिख रहा था। खान बहादुर अबू मोहम्मद का इंतकाल हो चुका था, जो हमारे बरजेंदर चाचा के गहरे दोस्त थे। ये बात मैंने उसे याद दिलाई, लेकिन वो निहायत मुस्तअदी से बैठा अपनी दरख्वास्त में अपनी सारी काबिलियतों के तफसील लिखने में मसरूफ था। यूनिवर्सिटी यूनियन का वो प्रेसिडेंट रहा, उसने ये किया, उसने वो किया। इतने में सर्वर आ पहुंचा। वो वार पलंग और मुकाबले के इम्तिहानों और दरख्वास्तों के सारे मरहले तय कर चुका था और अब और आगे फॉरेन सर्विस में निकल जाने की फिक्र में था। इन दिनों फॉरेन सर्विस का तज़किरा फैशन में दाखिल हो गया था। हर तीसरा आदमी वाशिंगटन, लंदन, काहिरा या तेहरान जाने के लिए तुला बैठा था। मुझे देखकर सर्वर ने बेहद संजीदगी से एक सलूट झाड़ा और बेफिक्री से सीटी बजाकर चारों तरफ नजर डालते हुए उसने टूट से पूछा, क्या कर रहे हो भाई जालिनोस? झक मारता हूँ, टूट ने बिगड़कर जवाब दिया और फिर अपने कागजात पर झुक गया। क्यों भाई, क्या हाल चाल है तुम्हारे मीमी के? सर्वर ने पलटकर मुझसे पूछा। डूब जाओ तुम खुदा करे, मैंने गुस्से से सुर्ख होकर कहा। ना घूमती इतनी गहरी है, ना तुम्हारा स्विमिंग पूल, उसने बेफिक्री से जवाब दिया। इतने बेहया हो तुम सर्वर? उल्लू, मेरी आवाज फिर रकत अंगेज हो गई। ये तो तुम लोगों की हम लोगों से बहुत पुरानी शिकायत है ना भाई टूट? अबे यार, क्या बोरियत फैला रहे हो, चलो टेनिस खेलें, उसने टूट से मुखातिब होकर कहा। टूट इंतहाई बेनियाजी से कागजों पर झुका रहा। यार कुछ मदद कर सकता हूँ तुम्हारी, सर्वर ने संजीदगी से टूट की आराम कुर्सी के हत्थे पर बैठते हुए कहा। फाइनेंस वालों को तो सबको मेरे हाथ में समझो, सर्वेंगिया पलम गोचारी से लेकर। अम्मा चुप रहो यार, टूट ने झंझला कर कहा। सर्वर सीटी बजाकर चारों तरफ देखता रहा। ओहो टूट भाई, तुमने अंग्रेजी भी पढ़नी शुरू कर दी, उसने अलमारियों में रखी हुई किताबों पर नजर डालकर बड़ी शगुफ्तगी से पूछा। मेरे प्यारे भाई, टूट को हंसी आ गई। मैं भी खिलखिलाकर हंस पड़ी। इसमें लतीफा ये था कि टूट अंग्रेजी का फर्स्ट क्लास फर्स्ट MA था और डॉक्टर दस्तूर से लेकर अमरनाथ झातक तक उसके पास इतने नफीस सर्टिफिकेट मौजूद थे। तुम तो टूट भाई बिल्कुल गधे हो दरअसल, सर्वर ने थोड़ी देर बाद तय किया। तुम ये क्यों नहीं करते के? क्या? टूट ने कलम एक तरफ रख कर पूछा।
कि बस आ जाओ एकदम से मुकाबले में। सर्वर ने उसे इतनी आसान तरकीब बता दी। तुम भी बस आ गए थे, एकदम से आंखें बंद करके बिस्मिल्लाह पढ़ डाली थी। क्यों बे उल्लू के भाई? टूट ने बिगड़ कर पूछा। जहन्नुम में जाओ तुम। फिर सर्वर ने रुक कर कहना शुरू किया भाई मेरे, हमारे तो अब्बा मियाँ ने शहीद सालिस और ख्वाजा अजमेरी के मज़ारों पर खोए के पेड़ों से भरी हुई चांदी की मटकियों की मन्नत मानी थी। मम्मी ने इमाम बाड़ों में नजरें दिलवाई थी। जोगी पूरे जाकर चांदी के अलम चढ़ाए थे। तुम भी हमारे सेंट्रल और प्रोवेंशनल देवताओं को जलपान से खुश करो, पर कमाल करते अलीगंज जाओ, तब जाकर कहीं भगवान राजी होंगे कि एक अम्प्रेल सर्विस और एक चतुर सोशल बल्कि सोशलिस्ट बिल्कुल विजय लक्ष्मी पंडित समान मनोहर कन्हैया इनायत फरमा दें। इलाही गंचा उम्मीद बख्शाई। सर्वर ने बात खत्म करके तहसीन तलब निगाहों से मुझे देखा। अबे चुप रहे, क्या बख्शा दिलकशा लगा रखी है? टूट ने चिढ़कर कहा। यार खूब याद दिलाया। अभी 6 बजे दिलकशा क्लब में एक बेहद जरूरी काम है। सर्वर बरामदे में से नीचे घास पर कूद गया। वहां मियाओ मियाओ भी आएगी आज। टूट ने उसे फाटक की तरफ जाता देखकर कहा, हैं क्या वाकई? सर्वर जाते जाते घबरा कर ठटक गया। टूट हंस पड़ा। वही तो मैं नैन तारा से पूछता था, क्या ये अफवाह सही है कि मियाओ मियाओ गम दिल में मुब्तला होकर तारकल दुनिया होने वाली है? हाँ, वल्लाह यही मैंने भी सुना है। सर्वर चिल्लाया के मीमी सारी दुनिया तज कर दिलकुशा क्लब के कोने में भगवान से लू लगाने वाली है। फिर वो सीटी बजाता दिलकशा की तरफ निकल गया। कौवा बोलियां बोल गए हैं। जेरबाद के मुल्क के हाथियों के जंगल में एक बरस ये हो नैन पड़िया, और बादल सो एक बूंद नैन टपका। ऐसा दकाल पड़ गया कि हाथियां प्यास सो लाचार होकर अपने बादशाह के पास करीब फरियाद गए। बादशाह बोल दिया कि पानी की खातिर चो तरफ दौड़ो और बहुत ढूंढो। हाथियां औस मुल्क के और चोरस में ढोर ठंडोल कर एक घड़ा निकालने के उसका नाव चंदर गड़िया था और बहुत डोंगा इस लई पानी था। बादशाह अपना लश्कर लेकर औस में पानी पीने गया। औस के आसपास थोड़ी खरगोशा बसते थे। क्या? मैंने झुंझला कर पूछा। हाँ, हो राथियां की कंधन सो वो बहुत सताए जाते थे। खालिदा तौफीक ने, जो कदीम उर्दू अदब पर रिसर्च कर रही थी, सामने पड़ी हुई एक बेहद मोटी किताब पढ़ते पढ़ते नजर उठाकर मुझे देखा। क्या चंडो खाने की उड़ा रही हो? मैंने बिगड़ कर कहा। खालिदा तौफीक ने जोर से किताब बंद कर दी। क्या तुमको नजर नहीं आ रहा है? इतना साफ कि मैं उस वक्त सरिहन दरियाए इल्म में गौता जन हूँ। मैं मरऊब हो गई और जरा डर कर उससे कुछ दूर जा बैठी। जिस वक्त ए सिरेजैन तो खालिदा तौफीक ने दोबारा पढ़ना शुरू किया। मैं कुछ देर खामोश बैठी सुनती रही। फिर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने चिल्ला कर कहा, रखता है क्यों जफा को मुझ पे रवा ए जालिम, महशर में तुझसो मेरा आखिर हिसाब होवेगा। खालिदा तौफीक अपना दरियाए इल्म का बहर जखार बेपाया सब भूल गई और हंसती हुई मेरे करीब आ बैठी। दरअसल किस्सा ये है, उसने खंखार कर कहना शुरू किया कि आज मुझे तज़यीन से पता चला है कि हमारे सर्वर को अमूर खारजा या इसी किस्म के किसी कार आमद महकमे के एक अदर सेक्रेटरी या ज्वाइंट सेक्रेटरी की अशद जरूरत है। मैंने पूछा। हाँ, या कम से कम डिप्टी सेक्रेटरी ही हो, उसने संजीदगी से कहा। अंडर सेक्रेटरी चलेगा? मैंने कुछ ना समझते हुए इसलिए पूछ लिया कि कहीं वो ये ना ख्याल करे कि मैं बिल्कुल ही बेवकूफ हूँ। नहीं, उसने जवाब दिया, एक अंडर सेक्रेटरी तो दस्तयाब हो सकता है, सामने ही रहता है। मैंने फिर कहा, नहीं, कम से कम डिप्टी सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी हो तो क्या ही कहने हैं। उसने जवाब दिया, लेकिन आखिर जरूरत क्या है भाई? मैंने पूछा। उसने सुनी अनसुनी करते हुए कहा, तुम शहर खबरू हो, जरा टेलीफोन की डायरेक्टरी उठाकर देखो कौन दस्तयाब हो सकता है जल्द अज जल्द। तुम्हारा तो दिमाग चल गया है। खालिदा तौफीक, इस कम बखत कदीम उर्दू अदब की मनहूस रिसर्च ने तुम्हें शरीफों में बैठने के काबिल नहीं रखा। आखिर जरूरत तो बताओ। मैंने झुंझला कर पूछा। सुनो, उसने चारों तरफ बेहद पुरअसरार तरीके से देखकर राजदाराना और सरगोशी के लहजे में कहा, दरअसल पतंग अब शादी करना चाहता है।
इस अब की तारीफ नहीं की जा सकती। मैंने दाद देते हुए कहा। सुनो तो सही, उसने बात फिर शुरू की, लेकिन मिमी ने दफअतन चिल्लाई। वो होठों पर उंगली रखकर उसी पुरस्कार अंदाज से बोली, चनाचा ये किस्सा है दरअसल, और इसे इसलिए किसी कार आमद से महकमे का एक सेक्रेटरी दरकार है, या कम से कम ज्वाइंट सेक्रेटरी। लेकिन उसका क्या होगा? मैंने फिर बेवकूफों की तरह सवाल किया। अरे भाई, इसकी लड़की से पतंग शादी कर लेगा। खालिदा तौफीक ने झंझला कर जवाब दिया। ओहो, मैंने इतनी देर बाद इत्मीनान का सांस लिया। और मिमी हमारी? मैंने रकत भरी आवाज में फिर पूछा। चलो टेलीफोन डायरेक्टरी उठा लाओ, विजिटर्स रूम से जाकर, बल्कि इस हफ्ते घर जाकर सिविल लिस्ट भी देख लेना, इसने हुक्म लगाया। लेकिन सुनो तो सही, मैंने कहना शुरू किया। कुछ नहीं, उसने मेरी बात काट दी। कम से कम एक डिप्टी सेक्रेटरी, और अगर अंडर सेक्रेटरी हो? मैंने मजलूमियत से पूछा। कतई नहीं, अंडर सेक्रेटरी अपने कानूनी फर्जंद के लिए ना काफी होगा, खालिदा तौफीक ने जवाब दिया। ओहो, अब तो सारा मसला गोया चश्मे ज़दन में साफ शफाफ था। 14 तबक मेरे सामने बिल्कुल रोशन हो गए। खालिदा तौफीक ने जल्दी जल्दी अपनी किताबें समेटी और हम कॉमन रूम में से निकलकर नीचे उतर आए। हॉस्टल के पिछले लॉन पर हिस्बे मामूल सारी कौम जमा थी। रिकॉर्ड बजाए जा रहे थे और चंडो खाने की उड़ रही थी। कुछ दूर पर आम के साय में मिमी सीमेंट के रूलर पर बैठी इंडियन लेसेस के वर्क पलट रही थी। हवा में स्वीट पी की भीनी भीनी महक तैर रही थी और आसमान पर से बशाश मुर्गाबियों की कतारें गुजर रही थी। दुनिया मुझे हिस्बे मामूल बेहद हसीन और फरहान नजर आई। मैं बाग की नाली की सीमेंट की ऊंची मंडेर पर उकड़ूं बैठकर इस गौर फिक्र में गलतां व पहचान हो गई कि इस ताज़ा नुक्ता नजर से पतंग के लिए कौन सा सेक्रेटरी मुनासिब तरीन रहेगा। मिमी डियर रफत जमाई लेकर घास पर लौट लगाते हुए पुकारी, भाई तुम्हारा वो तारीखी दावतनामा हमें कब मिलेगा? हम तो इसके इंतजार से वल्ला बोर हो गए। हाँ वाकई मिमी डार्लिंग, जमीला ने कहा, इतनी बोरियत फैला रखी है तुमने। हम लोग बर्द खेवे के लिए चल रहे हैं ना? मैंने खुश होकर तज़ईन से पूछा। अरे बेवकूफ, बर्द खवा तो लड़कों का होता है, हम तो लड़की देखने जा रहे हैं। तज़ईन ने मुझे समझाया। सेक्रेटरियों और ज्वाइंट सेक्रेटरियों की तलाश बड़ी सरगर्मी से शुरू कर दी गई थी और बड़ी मुश्किलों से एक खातिर ख्वाह डिप्टी सेक्रेटरी दस्तयाब हुए थे। लेकिन उनकी साहिबजादी बुलंद इकबाल खातिर ख्वाह ना थी। ऐनक लगाती थी और शक्ल से लगता था कि इस दुनिया फानी की ट्रेजिडी पर गौर फिक्र करते करते बस अब रो पड़ेंगी। लाहौल भेजो तज़ईन, हमारे ऐसे शगुफ्ता बशाश और खंडरे सरवर के लिए ऐसी फिलासफर बकरात जालेनोस लड़की हद करती हो। मैंने कहा, मगर सुनो तो सही, उसके अब्बा मियाँ खासुल खास उमूर खारजा के महकमे में हैं और तुम जानो वो जल्द अज जल्द किसी सिफारत खाने का एटिची केस तो बन ही जाएगा। खालिदा तौफीक ने कहा। चनाचा हम तीनों लड़के की बहनों की काबिले रश्क हैसियत से खूब सिंगार पिटार करके एक मोटरिया में बैठकर लड़की वालों के घर पहुंचे और लड़की के अब्बा मियाँ से मुलाकात की। बेहद रौबदार आदमी, बातें करते तो लगता कि बिगड़े हुए पियानो के निचले सर बज रहे हैं। हम उनके खुश इखलाक लड़कों और बिल्लियों और खरगोशों से मुतारिफ हुए। लड़की के अब्बा मियाँ ने पूछा कि लड़का के बजे सो कर उठता है, क्लब से के बजे रात के घर लौटता है, दिन में कितने सिगरेट पीता है और कौन से ब्रांड पीता है। 555 अब्दुल्ला तरीक कासल। दरअसल वो सिगरेटों के मामले में बेहद पुरुलतारी वाक़ई हुआ है। मैंने गला साफ करके जवाब दिया। ऊंट हाथी सब पी लेता है, ताश खेलता है, अंदाजन कितने 100 रुपए माहवार बर्ज में हारता है और कौन कौन से खेल खेलता है। उन्होंने सवाल किया। सब खेल आवे हैं उसको, तरब चाल, तपता, पोट पीस। मैंने मुस्तआदी से बताना शुरू किया, लेकिन तज़ईन और खालिदा तौफीक ने ऐसी खा जाने वाली नजरों से मुझे देखा कि मुझे खामोश होना पड़ा। डिप्टी सेक्रेटरी साहब एक लंबी और गैर मुतमैन होके बात दूसरी तरफ मुतवजा हुए। लड़का किस किस्म का सैयद है? जाफरी, जेदी, नकवी, रिजवी बना हुआ सैयद तो नहीं है, और इसके अलावा मिल्लत जाफरिया के किस फिरके से ताल्लुक रखता है? शश इमामी,
असना श्री आगा खानी। मैं ये सब सुनकर सट पिटा गई। आगा खानी घोड़े और आगा खान हीरे और हरहाई नसदी बेगम आगा खान और प्रिंस अली खान सब मेरे दिमाग में गड़मुड़ हो गए। इस जरूरी गुफ्तगू से निपटकर हम अंदर गए और लड़की के मुंह में मिस्री की डली और पान रखा, इमाम जामिन बांधा, अंगूठी पहनाई। उसके बाद इस फ्लास्टर लड़की का हमसे बाज़ाब्ता पर्दा कराया गया और मैंने तस्वीर पर सख्त जोर डालने की कोशिश की कि ये बकरात और अरस्तू की नवासी अपनी सिया फ्रेम की ऐनक के साथ झूमर टेके और फर्शी पाजामे में क्या सजेगी। सारे कपड़े उस पर अपनी जान को रोएंगे। मुमकिन है बाद में सरवर भी अपनी जान को रोए, लेकिन बहरहाल इस वक्त तो वो बिल्कुल मुतमैन था। उसके घर वाले खुश थे, हम सब खुश थे। उसका मुस्तकबिल अपने होने वाले कानूनी अब्बा मियाँ के दफ्तर के शाह बलूत के मेज पर बिल्कुल महफूज और बेहद शानदार था। शाम को हॉस्टल की दूसरी लड़कियों के साथ मीमी हमारे घर आई। मार्गरेट ने उससे कहा, सुना तुमने मीमी डियर, पतंग भी दूसरी डोमेनियन को भागा जा रहा है। कल नैन तारा से मिलने हॉस्टल गया था। उस वक्त तुम कहीं बाहर जा चुकी थी। उस वक्त वो अभी अभी यहाँ मौजूद था, लेकिन तुम गायब थी। अब तुम आई तो वो खिसक गया। हाँ, वो हमेशा इसी तरह आंख मचोली खेलता रहता है। मीमी ने जबरदस्ती की शगुफ्तगी से जवाब दिया। मैं मसूरी में थी। वो फर्ज करके शिमले चला गया और जब मैं मसूरी से लौटी तो ऐसा इत्तेफाक हुआ कि वो वहां पहुंचा। ये मीमी जो है ये इस साल मसूरी सिर्फ 1 हफ्ते के लिए गई थी और प्रिंस होटल में ठहरी थी, लेकिन सवाई में रहने वाली एक दोस्त के पास जाकर उसने सवाई के राइटिंग पेट प्राण 5-6 दिनों में अपने सब दोस्तों और जानने वालों को खत लिखे थे। उसका एक खत मेरे पास भी आया था। जमीला ने चुपके से मुझसे कहा, अरे हाय मीमी मीमी। मैंने आहिस्ता से कहा, मियाऊं मियाऊं। टूट ने कागजों पर से सर उठाकर पूछा, मीमी मीमी। मुझे महज इन्हीं कमजोरियों और हमाकतों की वजह से इंसानियत से इतनी मोहब्बत है। मैंने आहिस्ता से अपने आप से कहा, क्या ये किसका मकोला है? टूट ने अपने मुराकबे से चौंक कर पूछा। मेरा। मैंने निहायत शगुफ्तगी से उसे बताया। वो चुप हो गया। वो वक्त अनकरीब आने वाला है ए मेरे प्यारे भाई टूट, कि जब मेरे सारे जरीन अकवाल को जमा करके एक सहीफा नादिर मुरतब किया जाएगा और इस खाकसार के सारे क्लासिकल कोटेशंस की एक डिक्शनरी तैयार होगी और बात मेरे मरने के तुम सब अहमकों को मेरी कदर आएगी। मैंने संजीदगी से एक ठंडी आह भर के उससे कहा, अल्लाह रे मुगालते। उसने तरस खाकर जवाब दिया, अरे अब तो बिल्कुल ही गजब हो गया। रिफत अंदर कूदते हुए चिल्ला कर बोली, क्या? मैंने मरी हुई आवाज में दरियाफ्त किया, पहले ये बताओ कि बकरात और अरस्तू की नवासी के अब्बा मियाँ का आधा क्या है? उसने जल्दी से पूछा। उसके हाथ में हुकूमत के गैर मामूली गजट का ताज़ा तरीन पर्चा था जो उसी शाम रिलीज हुआ था। क्यों? हम सब ने धड़कते और डूबते हुए दिलों के साथ पूछा। उसके अब्बा मियाँ डिप्टी सेक्रेटरी है ना? सुल्ताना के अब्बा मियाँ सेक्रेटरी हो गए। रिफत ने गजट का पर्चा हमारे सामने फेंक कर कहा और दरीचे में जा बैठी और ढोलक उठाकर बरेली के बाजार में अलापने लगी। सरवर की सकरात और बकरात की नवासी से मंगनी टूट गई। अगली सुबह के अखबारों में भी सुल्ताना के अब्बा मियाँ के मुतालिक एक इतला शाया हो गई। फिर रोज बरोज उनके मुतालिक नई नई खबरें छपने लगी। मुल्क के सियासी हालात की तब्दीलियों और बंटवारे के नित नए इंतजामात के साथ सुल्ताना के अब्बा मियाँ के औहदे में तरक्की होती जा रही थी। कलेजा मुंह को आ रहा था। सुबह के वक्त डाइनिंग हॉल की सबसे आखिरी मेज पर चाय के बाद ताज़ा अखबार सामने रखकर चंडो खाने का बाकायदा सिंडिकेट बैठता और सियासी पेशन गोइयां की जाती और इन वाकयात और इम्कानात पर तबसरा होता जिनका असर सरवर की शादी और फॉरेन सर्विस के इंतखाब के मसले पर पड़ सकता था। अरे हाय! एक रोज अखबार पर नजर डालते हुए खालिदा तौफीक चिल्लाई, अब क्या हुआ? मैंने पूछा। अब तो मामला बिल्कुल हाथ से निकला समझो। ये देखो, सुल्ताना के अब्बा मियाँ को सिफारत खाने के बेहद अहम औहदे के लिए टिप किया जा रहा है। उसने रकत अंगेज आवाज में कहा। हाय हाय! मैंने टोस्ट बड़ी मुश्किल से निगला। लो पानी पियो। जमीला ने मायूसी और कनात के आलम में गिलास मेरी तरफ सरका दिया। लेकिन मीमी डार्लिंग,
रेहाना की आवाज उसके हल्क में रह गई। कुछ और फिक्र की जाएगी, अल्लाह बड़ा कारसाज है, रफत ने इरशाद किया। लेकिन वाकई अब कैसे ऐसी जोर की आंधी आई है कि पतंग बिल्कुल ही उड़ गई। जमीला ने तासुफ के साथ कहा। मैं इन सबको देखती रही। फिर मैंने निहायत खुशुलहानी और रकत के साथ अर्ज की, अरे आंधी चली उड़ जावेंगे, रंग चूं चूं चूं, पानी पड़ा बह जावेंगे, रंग चूं चूं चूं, अरे आग लगी जल जावेंगे, रंग चूं चूं चूं। दाद तहसीन के शोर से डाइनिंग हॉल गूंज उठा। दूसरी मेजों पर बैठी हुई लड़कियां मुड़कर हमारी तरफ देखने लगी। फिर तुम लोगों ने मीमी की टांग खींचनी शुरू की, बजाय इसके कि हमदर्दी से कोई तरकीब सोचो। डूब जाओ तुम सब, मार्गरेट ने डांटा। सुनो भाई, मैंने कुर्सी पर उकड़ू बैठकर सबको मुखातिब किया। हाँ, अब ओरेकल ऑफ डेल्फी बोल रही है, उसकी सुनो पहले। इस किताब के लिए जो इंग्लिश के एमए की लड़कियों ने बहुत पहले से, और मरल और बैरून की नई रंगीन फिल्म जन्नत में एक रात देखने के बाद से दूसरी लड़कियों ने मुझे ये खिताब दे रखा था। मैं झुककर तस्लीम बजा लाई और फिर गला साफ करके शुरू किया। मोहतरम व बेवकूफ ख्वातीनों, इस निहायत नाजुक मौके पर क्या ब्लैकमेल से कुछ मुफीद नतीजा नहीं निकल सकता? यानी शिकागो स्टाइल का एक रकीब रोसिया अगर कहीं से नमूदार हो जाए और सर्वर के मुकाबले पर आकर तुरंत से सुल्ताना से शादी कर ले। क्यों कर ले, तुम्हारा कोई उजारा है? जाहिर था कि रेहाना को ये तजवीज बिल्कुल नहीं जची। अब मैं ऑरेकल ऑफ डेल्फी हूं कि नहीं? मैंने बिगड़कर दरियाफ्त किया। बिल्कुल हो, ठीक तो है। अरे हाँ, अब यही के सुल्ताना किसी और के साथ मोहब्बत में गिर जाए और मीमी हमारे लिए मतला साफ। जमीला ने कामिल इत्तेफाक जाहिर किया। मगर किसके साथ भाई? निर्मला ने पूछा। ये बड़ा अहम सवाल था, क्योंकि मुसीबत ये थी कि सर्वर के मुकाबले पर और कोई पतंग ठहरती ही नहीं थी। उफक पर हर तरफ भाई सर्वर ही सर्वर नजर आते थे। तुम शहर खबरू हो, ढूंढ कर लाओ कहीं से एक रकीब रोसिया, जमीला ने मुझसे कहा। इस हफ्ते अपने घर जाते ही सिविल लिस्ट देखो। खालिदा तौफीक ने फिर हुक्म लगाया। खुशकिस्मती से अगले रोज ही रफत ये खबर लाई कि एक सचमुच का गुलफाम रकीब रोसिया जो धारीदार पतलून और टेल कोट पहनता है और मोनोकल लगाता है, कल शाम क्लब में सेक्रेटरी साहब के साथ नजर आया था और फॉरेन सर्विस में उसके लिए जाने के इम्कानात बहुत ज्यादा हैं। और कोई ताजुब नहीं कि सुल्ताना के अब्बा मियां की तवज्जो उसकी तरफ मुंतकिल हो जाए, क्योंकि उन्हें खिलाड़ी और शाहसवार और स्पोर्ट्समैन किस्म के आदमी बहुत मरगूब हैं। और रकीब बिल्कुल जोलोई का भतीजा और डॉन ब्रेडमैन का नवासा और गौस मोहम्मद का छोटा भाई है। और मोतबर हलकों में ये अफवाह गर्म है कि आने वाले टेनिस टूर्नामेंट में सरदार और रकीब में से जो जीतेगा वही सक्तर साहब का मंजूर नजर करार पाएगा। ये सारी तफसीलात मालूम करके हम लोगों की खुशी का ठिकाना न रहा। अगले हफ्ते सालाना टेनिस टूर्नामेंट शुरू हुए। टूट मेरे पास भागा भागा आया। सर्वर की मोरल सपोर्ट के लिए हम सब का टूर्नामेंट में शिरकत करना बेहद जरूरी है, क्योंकि सुना है रकीब और रुसिया बेहद काबिल खिलाड़ी है। टूट में शामिल तो जरूर होती, लेकिन मुझे अपनी आकबत नजर आ रही है। इतने बड़े मजमे में रैकेट उठाते ही मेरी रूह कफ्स अंसरी से परवास कर जाएगी। मैंने डरते डरते कहा। आकबत वाकबत कुछ नहीं, टूट ने डपट कर कहा। खींच तान कर किसी तरह सेमीफाइनल्स तक तो पहुंच ही जाओगी, आगे का खुदा हाफिज है। जरा गौर फरमाओ कि इस नाजुक वक्त में सर्वर की मोरल सपोर्ट। मुझे भी जोश आ गया और ये कतई याद ना रहा कि हमारी पॉलिसी ये थी कि सर्वर हार जाए। जरूर शामिल होंगी, लिखो मेरा नाम, मैंने चिल्ला कर कहा। उसने फॉर्म निकाल कर सामने रखा। लिखो मखदूम ज़ादी सैयदा आनसा, मैंने कहना शुरू किया। क्या खुराफात है, ठीक से सीधा साधा अपना नाम लिखने दो। टोट ने कलम रोक कर कहा। मुझे जलाल आ गया। और काफिर बच्चे, ओ मौजी, ओ दुश्मन ईमान वदीन, मैंने चिल्लाकर कहा। अरे क्या तू नहीं जानता, मेरे नगड़ नाना नेमत खान अली जो शहनशाह औरंगजेब के वजीर आजम थे, किस कदर पहुंचे बुजुर्ग थे। और मैं खुद से हिंदू बच्चे अब इस नतीजे पर पहुंची हूँ
कि मैं सालक हूँ, बहुत जल्द अब्दाल बन जाऊंगी, फिर कुतुब के एक कुतुब तो मैं खुद बनने वाली हूँ, बाकी के 3 का पता नहीं। और जिन्नातों को मैं ताबे करती हूँ। किसी को मेरी रूहानियत पर शुबा करने की क्या गुंजाइश है? क्या तूने नहीं सुना? और बेवकूफ का आहिस्त बच्चे का। टूट ने चुपके से मेरा नाम लिख लिया और सर पिट जम खाने की तरफ वापस भागा। शाम को सुना गया कि वो बेहद फिक्रमंदी से जमीला से कह रहा था, इस खालिदा तौफीक के साथ रहते रहते हमारी बेचारी नैन तारा के दिमाग की चोल भी ढीली होती जा रही है। फाइनल्स का दिन भी आ पहुंचा। जिम खाने में बड़ी खलकत जमा हुई। बहुत से तमाशाई दूरबीन लेकर दरख्तों पर चढ़ गए। हर तरफ कैमरे, लड़कियां और प्रेस वाले नजर आ रहे थे। सिग्नल्स शुरू होने से पहले दोनों खिलाड़ियों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, गले मिलकर खूब रोए और फिर खेल शुरू हुआ। मुझे लायंस वुमेन बनाया गया था। बेहद प्यारा मौसम था। फिजा में हल्की हल्की गाती गुनगुनाती गुनूदगी ऐसी फैल रही थी। खेल देखने के बजाय मैं कुर्सी पर बैठे बैठे पूरे वक्त सोती रही। जिम खाना आने से पहले हॉस्टल में जो चंडो खाना क्लब की अहम मीटिंग हुई थी, उसमें पहले ही ये तय कर लिया गया था कि अगर सर्वर हार गया तो बरगद वाले शहीद मर्द के मजार पर 5 पैसे की खटियां चढ़ाई जाएगी। इसलिए इस तरफ से इत्मीनान था। मजमे की मुस्तकिल मध्यम भनभनाहट, तालियों की आवाजें, हिम्मत अफजाई के नारे, लड़कियों की बारीक बारीक तारीफ या अफसोस का इजहार करने वाली चीखें चारों तरफ मेरे इर्द गिर्द तैरती रहीं। फिर यकायक ख्वाब में कुछ ऐसा नजर आया गोया कहीं फिरका वराना फसाद हो रहा है। घबराकर मैंने आंखें खोल दी और चुपके से जमाई लेकर चारों तरफ नजर डाली। मजमे की सारी आवाजें एक साथ मिलकर जोर शोर से इन आउट की तकरार कर रही थी। फिर दफतन बहुत सारे लोग मेरी तरफ दौड़े। मैं चौंक कर उठ बैठी। आउट आउट, इन इन मैंने आंखें मलते हुए पूछा। रकीब लीड कर रहा है, सिर्फ 1 पॉइंट और स्कोर करना है। अब पता नहीं गेंद इन थी या आउट। खालिदा तौफीक ने तेजी से मेरे करीब आकर जल्दी जल्दी बताया। इन रकीब की तरफ धार चलाए। रिपोर्टर और तमाशाई और लड़कियां कैमरे संभाल कर रकीब की तरफ दौड़े। हाउ स्वीट, हाउ डैशिंग, मेहरबानी से अपना प्रोफाइल दीजिएगा। 3 क्वार्टर्स, शुक्रिया, एक जरी मुस्कुराइएगा। हाउ किलिंग, लड़कियों ने सरगोशी की। इस पर दस्तखत कर दीजिए। मैं हमेशा मिकलैंड इस्तेमाल करता हूँ। असफहानी मेरी पसंदीदा चाय है। रकीब के चारों तरफ मजमा ज्यादा होता गया। हाँ, ओ, ताली छलांग कर सर्वर सबके सामने आ गया। हो, वो चिल्लाया, सर्वर भाई, कैमरे वाले मुंतजर खड़े हैं। वही टायरन पावर वाली मुस्कुराहट लाओ होठों पर। शाबाश। खालिदा तौफीक खुशी से बेहोश होते हुए उससे बोली। सब लड़कियों ने मीमी को घेर लिया। हो, इन सपोर्टिंग माई फुट, ये सरासर बेईमानी है। गेंद सफा आउट थी। सर्वर गरा के बोला, आउट आउट। सर्वर की तरफ दार चिल्लाए, रेफरी कहाँ है, बुलाओ रेफरी को। मजमे ने एक साथ आवाज बुलंद की। टोट गरीब एक ऊंची सी कुर्सी पर हवा में मालिक था। अरे ये तो रविंदर सक्सेना है, सर्वर का दोस्त। तोर के गवाह गराकट। मजमे में से आवाजें आईं। वो सब फिर मेरी तरफ दौड़े। मैं कतई गराकट नहीं हूँ, मैंने सट पिटाकर आंखें झपकाते हुए कहा। धूप तेजी से मेरी आंखों में घुसी जा रही थी। मैंने कुर्सी पर बैठे बैठे पहलू बदला और हाथ से आंखों पर साया करके सामने के उस दीवाने मंजर को गौर से देखना चाहा। ऐसा बावला चंडो खाने का खेल भला कभी का है को होगा। ये सब हमारी दुआओं की बरकत थी। शोर में इजाफा होता गया। मुझे गुस्सा आ गया। ऐसी अच्छी नींद से कम बख्तों ने जगा दिया। जहनुम में जाए मीमी और सर्वर और सब गधे। मेरी तरफ से सर्वर सुल्ताना से 50 दफा शादी कर ले। मार एक कयामत मचा रखी है। लायंस वुमेन को बुलाओ। लायंस वुमेन से पूछो कहाँ है मिस। सबके सब मेरी कुर्सी के गिर्द जमा हो गए। सुनिए मिस, अरे इतना चिल्ला क्यों रहे हैं आप लोग, मैंने झंझला कर कहा। मुझे नहीं पता गेंद लाइन से बाहर गिरी थी या जहनुम में चली गई थी। मैंने जमाई लेकर फिर अपना ख्वाब वहीं से जोड़ लेना चाहा जहां से इन बदतमीजों के शोर से वो टूट गया था।
दरअसल उस वक्त मुझे अपना तालाब शिद्दत से याद आ रहा था और मैं इतने अच्छे अच्छे ख्वाब देख रही थी कि बहुत से ऊंचे ऊंचे किलों के बराबर चॉकलेट केक हैं जो मैं खूब खा रही हूँ, और कोको का एक पूरा होज भरा हुआ है, समोसे और नीली पहाड़ियों के पर्दे वाली झील और शेफून की साड़ियाँ, ढेरों शेफून की नई नई साड़ियाँ। मैं फिर सो गई। उसके बाद ठीक से पता नहीं क्या हुआ, सुना गया कि प्रेस और मूवी टोन न्यूज वालों ने सिट डाउन स्ट्राइक कर दी कि इतना मारिका का तारीखी खेल हो रहा था और ये क्या कयामत है कि यही तय नहीं हो पाया कि कौन जीता। आखिरकार जिम खाने वालों की एक मीटिंग हुई और फैसला हुआ कि दोबारा खेला जाए। दूसरी बार में सर्वर जीत गया। हम सब इंतहाई शिकस्ता दिलों के साथ हॉस्टल वापस आए। अब क्या किया जाए? खालिदा तौफीक ने ट्रेजिक अंदाज से पूछा। लाओ 5 पैसे तो निकालो। जमीला ने बहुत देर बाद सर्द आह भर के मुझसे कहा। क्यों? मैंने बेदिली से पूछा। सर्वर तो जीत गया। मुझे अपने रूहानियत और जिन्नातपन पर से यकीन उठता जा रहा था। अरे लाओ 5 पैसे की खटियां चढ़ाए देते हैं। अल्लाह मियाँ के हाँ रेजरो रही तो वक्त बेवक्त काम आएंगी। क्या पता अब भी कोई ऐसी वजह निकल आए कि सुल्ताना की सर्वर से शादी ना हो सके। अल्लाह बड़ा कारसाज है। जमीला ने कलंदराना शान से कहा। मुझ पर भी रकत तारी हो गई। वाकई अल्लाह बड़ा कारसाज है। इस देख एंड पर जब मैं घर से हॉस्टल वापस आ रही थी तो मेरे प्यारे भाई टूट का फोन आया। अरे नैन तारा, वो जल्दी जल्दी बोल रहा था। सुना क्या कयामत गुजर गई? क्या हुआ? रकीब रोसिया ने खुदकुशी कर ली। मैंने पूछा। ए नहीं, तुम्हारी सुल्ताना जो है। सुल्ताना क्या हुआ? अरे जबान पे पार खुदाया ये किसका नाम आया? एन तारा, मुझे वल्ला अब तक मालूम ही ना था कि ये सुल्ताना किस कदर, बस क्या बताऊं, फितना है फितना, कयामत है। इसे क्या कहिए हैं? हाँ सुनो तो, इससे सियासी पेचीदियां तो यकीनन पैदा होंगी, लेकिन किस्मत में यूं ही था कि आज सुबह जबकि हिंदुस्तान की घड़ियों के मुताबिक 9 बजे थे, मैं सुल्ताना के साथ इंतहाई शदीद इश्क में गिर जाऊं। चुनाचा मैं गिर गया और अब उठने की कोई सूरत नजर नहीं आती। मौत का एक दिन मईन है तो वो रात के वक्त क्यों आएगी? इससे तुम प्यारी नैन तारा ये मतलब ना निकालना कि खुदा न खास्ता मेरे दिमाग की भी कोई चोल ढीली हो गई है। हाँ ये जरूर है कि सुल्ताना जबान पे बार खुदाया। मैंने जल्दी से रिसीवर रख दिया और फौरन खालिदा तौफीक को रिंग किया। सुना तुमने खालिदा तौफीक? मैंने जल्दी जल्दी बात शुरू की, लेकिन खालिदा कोई खबर सुनाने के लिए मुझसे ज्यादा बेताब मालूम होती थी। आज का अखबार देखा तुमने? उसने तेजी से पूछा। क्या हुआ? यकीनन वाकयात निहायत तेज रफ्तारी से आगे बढ़ रहे थे। सुल्ताना के अब्बा मियाँ टम्बकटू के सफारत खाने के शार्ट अफेयर्स हो गए। रिसीवर मेरे हाथ से छूट गया और मैं बेहोश हो गई। इतवार के रोज हम लोग दिन भर ये प्रोग्राम बनाते रहे कि सुल्ताना सर्वर वेडिंग में क्या पहन कर जाएंगे। एक रोज मैं अपने हॉस्टल के कमरे में बैठी आई रिचर्डर्स की नफ्सियाती तनकीद पर एक जखीम और मनहूस किताब से दिमाग लड़ाने की कोशिश में मशगूल थी कि मिमी आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई मेरे पास आकर बैठ गई। हेलो मिमी डार्लिंग। मैंने किताब पर से सर उठाए बगैर उससे कहा हेलो। वो चुप रही। थोड़ी देर तक कमरे में खामोशी सी तारीत रही। फिर मैंने सोचा इससे बातें करनी चाहिए। किताब बंद करने के बाद बाजू फैलाकर एक जोरदार और थकी हुई अंगड़ाई लेकर, क्योंकि पिछले चंद हफ्ते इतने हंगामा खेज गुजरे थे, मैंने गुफ्तगू का कोई मौजू सोचना चाहा। तेन तारा, उसने धीरे से कहा। फरमाओ। मैंने शगुफ्ती से जवाब दिया। इस वक्त तुम सोबर हो? उसने रुककर मुझे अपनी काहिल पुरस्कार और रंजीदा आंखों से देखते हुए पूछा। सोबर? मैं खिलखिलाकर हंस पड़ी। तो क्या तुम्हारे नजदीक में हमेशा ही दीवानपने की बातें करती हूँ? मैं तो बहुत संजीदा फलसफी बकरात जालिनोस आदमी हूँ भाई। वो खामोश रही। फिर थोड़ी देर बाद उसने कहा, क्या तुम्हें मालूम है कि मैं बहुत दुखी हूँ? मालूम है तुम्हें? नहीं, तुम ये नहीं जान सकती। तुम जो हर वक्त पिक्चर्स और टेनिस और स्विमिंग की हमाकत खेज और फजूल बातें करती रहती हो, तुम नहीं समझ सकती। शायद इसीलिए तुम नैन तारा हो। वो आज पहली बार मुझे नैन तारा कहकर मुखातिब कर रही थी। सुना तुमने नैन तारा? वो कहती रही।
मुझे तुम्हारा नाम बहुत पसंद है। मुझे इतनी बहुत सी चीजें पसंद हैं। खूबसूरत नाम, खूबसूरत बातें, खूबसूरत कायनात। तुम ठीक कहती थी, कायनात बेहद हसीन है, लेकिन इस हसीन कायनात में दुखी इंसानों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। इससे इसके हुस्न पर हर्फ आता है। सुनो मिमी, मैंने संभल कर बैठते हुए संजीदगी से पूछा, क्या तुम सचमुच अपने आप को इतना दुखी समझती हो? वो खामोश रही और नजरें घुमाकर दरीचे के बाहर देखने लगी, जहां दरख्तों के पत्ते बारिश के पानी में झुके जा रहे थे। बाहर बारिश हो रही थी। कुछ देर बाद वो उठकर चली गई। मैंने काहली से कुशनों पर बाजू फैला दिए और फर्श पर ऊंधे लेटकर आंखें बंद कर ली। मीमी बहुत दुखी थी। या अल्लाह, मैं इसी तरह लेटी रही और सुकून और आराम के साथ आंखें बंद किए। मुझे उस वक्त दफतन वो लड़की याद आई जो कुछ अरसा हुआ मैंने रेडियो स्टेशन पर देखी थी। उस रोज जब मैंने उसे पहली मर्तबा देखा, वो स्टूडियो में एक तरफ को चुपचाप और अकेली बैठी बेध्यानी से कुछ गुनगुना रही थी। जब मैंने हेडफोन उतार कर एक तरफ रख दिया और उसे देखा, मुझे इन लोगों से चिढ़ थी। उसकी आंखें गुलाबी थी, लिपस्टिक का रंग बेहद शौक था, गहरे नीले रंग की रो पहले सितारों वाली साड़ी पहन रखी थी और हाथ में बड़ा सा रेशमी रुमाल था जिससे वो अपने चेहरे की नमी खुश्क करती थी। तो उसकी चूड़ियां बार बार खनखना जाती थीं। मुझे उसे अपने इतने करीब देखकर सख्त उलझन हुई। उस वक्त तक प्रोफेशनल गाने वालियों को रेडियो पर गाने की ममानियत नहीं हुई थी। वो रेडियो स्टेशन पर आती थीं और हमारे स्टूडियो से बाहर निकलने के बाद अंदर जाती थीं या पहलू के किसी बरामदे में या पिछले लॉन के खेमे में तख्त पर बैठकर अपने साजंदों के साथ गाने के धीरे धीरे मश्क करती रहती थी या स्टूडियोज की स्टैंड बाय किस्म के लोगों को पान खिलाती थी। वो मेरे पास इसी तरह खड़ी रही। फिर उसने लड़खड़ाती हुई रंजीता आवाज में कहा, आज शाम को आप अनाउंस कीजिएगा। जी नहीं, मैंने बादल नख्वास्ता मुख्तसर सा जवाब दिया और फिर घड़ी की तरफ देखने लगी और माइक पर जाकर कंट्रोल वालों से कहा, मुझे 5 मिनट बाद ये स्टूडियो चाहिए। वहां से जवाब आया, बहुत अच्छा। वो फिर वहीं खड़ी रही। मैंने दोबारा घड़ी की तरफ देखा और फिर बेताल्लुकी से कागजात उलटने पुलटने लगी ताकि किसी तरह ये औरत समझ जाए कि इसकी मौजूदगी मुझे नागवार गुजर रही है। एक चपरासी अंदर आया। मैं जानकर बेहद झुंझला कर चिल्लाई, शाह साहब कहाँ हैं? भेजवाएं फौरन। मैं ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कर सकती। चपरासी बाहर चला गया। मैं फिर माइक पर जाकर चिल्लाई, मुझे नंबर 1 अभी चाहिए। यहाँ किसी और प्रोग्राम की रिहर्सल नहीं होगी। वो फिर भी मेज के करीब लैंप के नीचे खड़ी रंजीदा नजरों से मुझे तकती रही। आखिर तंग आकर मैं खड़ी हो गई। मैं यहाँ से चली जाऊं? उसने रसान से पूछा। जी नहीं, बैठी रहिए। मैंने झंझलाकर जवाब दिया। आपका प्रोग्राम किस वक्त है? मैं 8 बजे इशरत रहमानी के संगीत रोपग में गाऊंगी। उसने घुटने हिलाते हुए जवाब दिया। आप यहाँ क्या करती हैं? कुछ वक्फे के बाद उसने पूछा। मुझे सख्त गुस्सा आया और मैं खामोशी से स्क्रिप्ट के कागजात उलटने पुलटने लगी। फिर यकलख्त उसने धीरे धीरे गुनगुनाना शुरू कर दिया। सितमगर तेरे लिए मैंने लाखों के बोल सहे, मैंने लाखों के बोल सहे। मैंने चौंक कर उसे देखा। वो देर तक इसी तरह गुनगुनाती और अपनी बड़ी बड़ी गुलाबी आंखें सुस्ती से इधर उधर घुमाकर देखती रही। आखिर में तंग आकर कमरे से बाहर चली गई। चंद रोज बाद वो फिर मुझे उसी स्टूडियोज में नजर आई। उसने हाथ उठाकर बेहद दिलावेज तरीके से मुझे सलाम किया, गोया मेरी बहुत पुरानी दोस्त है, और उसी पुरस्कार अंदाज से फिर मेरी मेज के करीब आ खड़ी हो गई। आज आप कौन से रिकॉर्ड बजा रही हैं? सहगल का कोई गाना लगाइए। मैंने कोई जवाब ना दिया। वो एक स्टूल पर बैठ गई। उस रोज भी वो यकीनन पिए हुए थी और उसकी सुर्ख जरतार सारी असगर अली मोहम्मद अली के यहाँ की किसी तेज खुशबू से महक रही थी। बाहर आकर मैंने एक पीए से कहा, तुम इन लोगों को बिला जरूरत क्यों अंदर आ जाने देते हो? अरे वो तो बेचारी बड़ी शरीफ लड़की है, बहुत दुखी है। उसने जवाब दिया और ढीले ढीले कदम रखता आगे चला गया। मैं झिलझिला उठी। क्या मुसीबत है? मिमी दुखी है, टूट दुखी है, ये कमबख्त दुखी है। इसे क्या दुख है? फिर जब मैं रिकॉर्ड लगा कर टेस्ट कर रही थी, एक रिकॉर्ड के साथ आहिस्ता आहिस्ता गाना शुरू कर दिया।
ये कतई नाकाबिल बर्दाश्त था। मैंने तिरछी से कहा, मेहरबानी से काम में मखल ना हुई है। बहुत अच्छा, उसने फर्मा बरदारी से जवाब दिया और चुप हो गई। फिर यकलख्त उसने रोना शुरू कर दिया। अल्लाह, क्या मुसीबत है भाई, खुदा के लिए किसी तरह इसे यहाँ से निकालो। मैंने एक चपरासी से कहा। उसकी गुलाबी आंखों में आंसू डबडबाते रहे। फिर दफतन वो खुद ही उठकर बाहर चली गई। उसके बाद मैंने उसे फिर कभी ना देखा। वो मुझे कभी याद ना आई। अनगिनत इंसान रोज हमारी नजरों के सामने से गुजरते रहते हैं। ऐसे ऐसे गैर जरूरी बदमाश शराबी लोगों को कौन याद रखेगा। मुद्दतें गुजर गईं। एक रोज मेरे प्यारे भाई टोट ने नए लस नर की एक तस्वीर देखते हुए तासुफ के साथ कहा, देखा तुमने नैनतारा, ये बेचारी मर गई। अच्छी शक्ल थी और अच्छा गाती थी, बाजू बंद खिल खिल जाए। और मैंने लाखों के बोल सहे। किस गजब का अलापति थी गरीब, मर गई बेचारी। कौन, क्यों मर गई? मैंने बेख्याली से पूछा। पता नहीं, टोट ने जवाब दिया। कहते हैं बहुत दुखी थी। किसी से उसे इंतहा की मोहब्बत थी, सच्ची मोहब्बत। लेकिन उस शख्स ने उसका यकीन नहीं किया और उसे छोड़कर कहीं चला गया और वो मर गई। इसमें कौन खास बात है? मैंने कहा, हमेशा ऐसा होता है। अज़ल से लेकर आज तक की कोई कहानी उठाकर देख लो, यही पिटी हुई दास्तां हर जगह मौजूद है। इस कदर बोरियत है। उसने कौन सा बड़ा ओरिजिनल काम किया? टॉट चुप हो गया। वो मुझसे बहस करने से हमेशा बचता है। फिर वहीं हॉस्टल के कमरे के फर्श पर काहिल बिल्ली की तरह आंखें बंद किए लेटे लेटे, जबकि बाहर बारिश हो रही थी, मुझे इन सब का ख्याल आया। क्लब में शराब पीने वाली खवातीन, रेडियो स्टेशन पर आंसू बहाने वाली वो मगनियां और वो अजीबोगरीब लड़की जो कुछ अरसे तक हॉस्टल में सबकी सरगोशियों का मौजू बनी रही थी और जिसे आखिरकार हॉस्टल छोड़ देना पड़ा। एक रोज उसने मुझसे कहा, मुझसे तो तुम कभी बातें करती ही नहीं हो। मैं निहायत खुश खल्की के साथ उसके कमरे में गई और हम देर तक इधर उधर की बातें करते रहे। उसकी मेज पर बहुत सा अलम गलम पड़ा था, खूबसूरत फूल, अमेरिकन अदाकारों की रंगीन तस्वीरें, छोटी खुशनुमा ट्रंकेट और इसी किस्म की दूसरी गैर जरूरी खूबसूरत चीजें जो हर नॉर्मल लड़की को बेहद अजीज होती हैं। उसने दफतन मुझसे कहा, ये सब तुम ले लो भाई। क्यों? मैंने हैरत से पूछा। मेरी मेजों और अलमारियों के दरवाजों में तो इससे भी ज्यादा बड़ा कबाड़ खाना जमा है। मैं ये लेकर क्या करूंगी? नहीं, तुम ये सब भी ले जाओ। तुम बहुत अच्छी हो, तुम नैनतारा हो। उसने कहा। मैंने कसर नफसी से उसका शुक्रिया अदा किया और उसे यकीन दिलाया कि मुझे इन चीजों की कतई जरूरत नहीं। वो अपनी पुरस्कार निगाहों से खिड़की के बाहर देखती रही, जहां हॉस्टल का धोबी घास की वसी सब्ज केटे पर रंग बिरंगी साड़ियां फैला रहा था और हवा में स्वीट पी और हार सिंगार की महक टहर रही थी। फिर कुछ देर बाद उसने रंजीदा आवाज में कहा, तुम्हें मेरी चीजें पसंद नहीं आई, हालांकि तुम नैनतारा हो। चंद रोज बाद वो हॉस्टल छोड़कर चली गई। उसके कानोट से उसके मुतालिक एक बहुत बड़ी रिपोर्ट आई थी, जिसकी वजह से हमारी कॉलेज के सारे हॉस्टलों की वार्ड की एक मीटिंग भी हुई थी। कुछ अरसे तक डाइनिंग हॉल की मेजों और चैपल की सीढ़ियों पर उसका तज़किरा रहा, लेकिन जल्दी हॉस्टल और कॉलेज की भरपूर जिंदगी के दूसरे नए नए मौजूआत ने उसकी जगह ले ली। उसकी जिंदगी का पसे मंजर क्या था, वो अब कहाँ होगी, क्या कर रही होगी, कोई कुछ नहीं जानता। हमारी जिंदगी में इस तरह बहुत से इंसान दाखिल होते हैं और एक लम्हे के लिए हमारे सामने ठटक कर आगे चले जाते हैं। मुझे इन सब का ख्याल आया। तरह तरह के इंसान, मोटी औरतें, दुबली औरतें, स्ट्रीमलाइंड, आवारगी करने वाली सोसाइटी की खवातीन, शरीफ पाकबाज, लाजवंती, सतुवंती औरतें, खफकान ज़दा औरतें, बनने वाली लड़कियां। क्या जिंदगी है, क्या दुनिया है। खुदावंदा ये तेरे सादा दिल बंदे किधर जाएं। टोट ने एक बार आसमान की तरफ देखते हुए मजलूमियत के साथ कहा था। बनो मत टोट, मैंने उससे कहा। मैं वाकई बेहद सादा दिल हूँ नैनतारा। वो बोला, होगे। फिर उसका दूसरों पर क्या असर पड़ सकता है, तुम्हारी ही हमाकत जाहिर होती है, मैंने जवाब दिया था। बाहर बारिश होती रही। शाम का अंधेरा बढ़ता जा रहा था। उकताकर मैंने लैंप रोशन किया और आईए रिचर्ड्स की नफ्सियाती तनकीद उठा ली।
वक्त गुजर गया। एक रोज वीकेंड के लिए घर गई। टूट और जमीला मुझसे पहले ही वहां मौजूद थे और बेहद अहमियत के साथ राजदाराना लहजे में सरगोशियां कर रहे थे। मुझे आता देखकर चुप हो गए। नैन तारा को नहीं बताएंगे? जमीला ने चुपके से टूट से कहा। हाँ, नैन तारा को नहीं बताएंगे, उसे बड़ी जल्दी शौक पहुंच जाता है। टोट ने इसी सरगोशी के लहजे में उसे जवाब दिया। मुझे क्या नहीं बताओगे भाई? क्या चोरों की तरह कान फूसी लगा रखी है? मैंने उनके करीब पहुंचकर बेहद दिलचस्पी के साथ कान खड़े करते हुए कहा। कुछ नहीं, टोट ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया। दरअसल मीमी को हमने कल शाम क्लब में देखा कि जमीला ने कहना शुरू किया कि कलाबाजियां खा रही थी। मैंने उसकी बात काट दी। अरे नहीं भाई, उसके हाथ में जमीला रुक गई। शीरी का गिलास था। टोट ने शिकस्ता दिली के साथ बात पूरी कर दी। हम तीनों चुप हो गए। मुमकिन है टमाटर का अर्क रहा हो। कुछ देर बाद मैंने आहिस्ता से कहा। उसी वक्त रफत आ पहुंची। उसके हाथ में हुकूमत के गैर मामूली गजट का ताजा पर्चा था। ये देखो, उसने कहा। अब क्या हुआ? जमीला ने उकता कर पूछा। होता क्या? सरवर के तबादले का हुक्म आ गया है। वो फौरन जा रहा है और इसलिए सुल्ताना से उसकी शादी मुलतवी हो गई है, उसने जवाब दिया। ये तयशुदा बात थी कि रिफत टंडो खाना क्लब की सबसे मुस्तैद रिपोर्टर थी, लेकिन हम लोग इस किस्से से अब इतने उकता गए थे कि किसी ने भी इस खबर पर कोई तबसरा ना किया। हम सब अफेमचियों की तरह घास पर बैठे रहे। हेलो, मैंने सर उठाकर देखा। रिफत के पीछे खालिदा तौफीक अपनी बर्क रफ्तारी के साथ चली आ रही थी। हेलो, खुदा हाफिज, वो एक लहजा के लिए हमारे सामने ठिठक कर चलाई। क्या किस्सा है खालिदा तौफीक? अब तुम कहाँ भागी जाती हो? मैंने मरी हुई आवाज में पूछा। फलक रकास बाजी आज चना कर, जहर किज अज खलल नकल मका कर। जल्दी जल्दी ये कहकर वो अपनी तेज रफ्तारी से आगे बढ़ गई। एक लम्हे के लिए मुझे महसूस हुआ जैसे हम सब मीर हसन की किसी मसनवी के किरदार हैं। मेरा जी चाहा कि गरज कर खालिदा तौफीकी की जबान में उसे जवाब दो ताकि बिल्कुल नौटंकी का मजा आ जाए, लेकिन इस किस्म का कोई शेर इस वक्त मेरे दिमाग में ना आया। मैं फिर अफीमचियों की तरह चुपकी बैठ गई। कॉलेज टर्म खत्म होने वाली थी। दूसरे रोज मैं अपनी हरी वादी की तरफ वापस जा रही थी। शाम को मैंने मीमी को क्लब में देखा। मीमी चलो मेरे साथ, मैंने उससे कहा। नहीं, मैं यहीं रहूंगी, उसने बच्चों की सी जिद के साथ कहा। तुम यहीं रहोगी? मैंने उसकी बात दोहराई और अपने चारों तरफ नजर डाली। क्लब की इमारत जगमगा रही थी। बैंड पर कोई अफसरदा सा नगमा बजा रहा था। पाम गिर्द में कोकटेल के गिलास थे। अच्छा, खुदा हाफिज भाई मीमी, मैंने उससे कहा। उसने कोई जवाब ना दिया। मैं वादी में वापस आ गई। वहां पर शफाफ नीलंगो पानी वाला तालाब, सफेद खुर्दरो फूल, गिलहरियां, खरगोश, सनोबरों के झुंड सब इसी तरह मौजूद थे, पुरसुकून और मुतमैन। मैंने हाथ बढ़ाकर इन सब चीजों के हुस्न को महसूस किया और मेरी आंखों में आंसू आ गए। फिर मैं अपने सब्ज रंग के तौलिए के ड्रेसिंग गाउन और स्विमिंग कॉस्ट्यूम का बेग कंधों से लटका कर तारा लारा गाती वादी की पगडंडी पर आगे बढ़ी और चुनारों वाले रास्ते पर पहुंचकर मैंने देखा कि मेरे सामने नीली पहाड़ियों का सिलसिला सूरज की अरगवानी किरणों के साथ साथ धुंध में आहिस्ता आहिस्ता नमूदार हो रहा था। मैं चलती रही। पगडंडी पर मेरे साथ जंगल के सारे परिंद और गिलहरियां और खरगोश इधर उधर कूदते जा रहे थे और चलते चलते दफतन ठंडे रू पहले पानी की लहरें मारती झील मेरी तीखी हुई आंखों के सामने आ गई। मैंने मुड़कर देखा। मैं नीली पहाड़ियों से परे निकल आई थी। मैंने थककर अपना बेग एक पत्थर पर रख दिया और सस्ताने के लिए झील के किनारे एक पुराने दरख्त के नीचे बैठ गई जिसने पानी की सतह पर साया कर रखा था। शायद यही वो जगह है जहां तक पहुंचने का मुझे उम्र भर इंतजार रहा है। मैंने चुपके से अपने आप से कहा। मैंने बहुत से सितारा सहरी के फूल जमा किए और कच्ची चीरी और आड़ू, और मैंने सोचा क्या परवाह है अगर मेरी कहानियां पढ़ने वालों को पसंद नहीं आती। मेरी बनाई हुई तस्वीरों को देखकर राहिल एकेडमी वाले हाय ब्रो नकात नाक भवें चढ़ाकर एक दूसरे से कहते हैं कि ये लड़की पिकासो की टांग जाने काहे को तोड़ती है। सूरज की नरम किरणें मेरे चारों तरफ और बिखेर रही थीं और पानी की सतह पर सफेद कमल और रू पहले
परों वाले राजहंस तैरते फिर रहे थे और किनारे पर जंगली गुलहरियां अपनी पिछली टांगों पर बैठी एक दूसरे से सरगोशियां कर रही थीं। हाँ, वाकई मुझे क्या परवाह है, मैंने सोचा, क्योंकि मैंने अपना वजन देख लिया था।